नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों और माननीय दर्शकों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विशेष श्रृंखला के तहत आज एक और हमें नए उपाख्यान के जरिए नया कानून समझना है। कानून अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही में जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो विविधता है, जो वेराइटीज है, जो कि अपने आप में कृषकों के द्वारा या अन्य कोई संवर्धक के द्वारा, ब्रीडर हो या चाहे कोई रिसर्चर हो या संशोधक हो, उनके द्वारा जो काफ़ी वर्षों के रिसर्च के बाद, काफ़ी वर्षों के काम के बाद जो वेराइटीज प्लांट की, पेड़ पौधों की जो विविधता है जो उनके द्वारा विकसित की गई है, उनके ऊपर उनका जो है आप कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल राइट है। उनका इंटेलेक्चुअल जो है अधिकार है, उसके ऊपर बौद्धिक संपदा का अधिकार उनका बनता है। तो ये उन लोगों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करने के लिए यहाँ सरकार लाई थी। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ठीक है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो ब्रीडर हो, चाहे वो रिसर्चर हो, जिस किसी के भी द्वारा अगर कोई नई वैरायटी का सृजन किया है, नई वैरायटी को विकसित किया है, तो उनके ऊपर उनका आईपीआर लगेगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगेगा। तो ये उन राइट को एक लीगल बैकिंग देने के लिए यह लेजिस्लेशन है। साथ ही यह इस श्रृंखला का 89वां लेक्चर है, यानी 89th लेक्चर है इस श्रृंखला का। पूर्व के लेक्चरों में हमने अलग अलग जो है सेक्टरल कानूनों की चर्चा की, एक परीक्षा लक्षी दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने वे नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। वो आपके परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही है, मगर कानून एवं जो पूरी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, उनका अमलीकरण कैसे होता है, कानून क्या होते हैं, प्रत्येक कानून की जो पूरी जर्नी है वो क्या है, उससे उसके जो है फाउंडेशन से लेके उनके इम्प्लीमेंटेशन तक, ठीक है, उनके क्रिटिसिज्म, उनके इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए, तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली इन अलग अलग लेक्चर्स में चर्चा की जो है हमारे द्वारा की गई है। तो आप वो देखिए, आपको वो बहुत ही मददरूप साबित होंगे, सहायक होंगे। साथ ही यह आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, जैसे हमें मालूम है। तो यह पूरी श्रृंखला हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। प्लस यह पूरी श्रृंखला इस बुक के ऊपर आधारित है, जो कि अपने आप में सनदी सेवा के जो अभ्यर्थी है एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ बनाया गया है। टाटा मैग्रो-हिल पब्लिकेशन की है और सर एलेक्स एंड्रू जॉर्ज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण कानूनों की यहाँ चर्चा की है, और जो माहितियाँ जो अलग अलग बिखरी पड़ी होती है कानून संबंधी, उनको इन्होंने एक्यूमुलेट किया, और मैं यहाँ इसका एनालिसिस करके एक सिंप्लीफाई रूप में और अधिक जो है वैल्यू एडेड रिसर्च के साथ मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, आपको उपयोगी होने का प्रयास करता हूँ। एंड द एंटायर बुक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, ठीक है, जिनके तहत हमने कुल 10 भागों का अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। 11वां भाग चल रहा है, जो कि एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के संबंधी कानूनों का है, और आगे हमें एक मात्र भाग देखना है, जो कि भाग 12 है। ठीक है, तो यहाँ जीएस पेपर 3 के साथ ही है पूरे मुद्दे जो है वो जुड़े हुए होते हैं। सेम मोडस ऑपरेंडी से हम लोग देखेंगे, जिस मोडस ऑपरेंडी से इस श्रृंखला के तहत हम लोग प्रति कानून का अध्ययन करते आए हैं। साथ ही आप growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट आप आज ही विजिट कीजिए। वहाँ आपको यह सारी माहिती इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मिलेगी। वहाँ से आप नोट्स जो है आपकी बना सकते हैं। साथ ही आपको डाउनलोड भी वहाँ से पीडीएफ करने का चांस मिलेगा। तो आप आज ही हमारे साथ जो है जुड़िए, आज ही हमारे साथ रजिस्टर कीजिए एवं लॉगिन करके सारी वेबसाइट का एक्सेस आप पा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो join us on Instagram and on Facebook एज वेल। ठीक है, वहाँ से आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे, तो आप वहाँ आज ही हमारे साथ जुड़िए। एंड रही बात यह माध्यम की जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूब, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। ठीक है, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो अलग अलग सिविल सर्विसेज की या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल का जो है चैनल की एडवाइस दीजिए और उन तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। वही हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन रहेगा। तो अब आज की मूल चर्चा हमें यहाँ से शुरू करनी है, जिसके तले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। हमारी बात 3 बिंदु देखने हैं माइंड मैप की मदद से, जिनमें सबसे प्रथम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ द माइंड एंड रिवार्ड्स क्रिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने आप में जो रचनाकार का जो दिमाग है उसे पहले तो सुरक्षित करती है, एवं जो क्रिएटिविटी है वो अपने आप में एक रिवार्ड के रूप में दी जाती है। तो वो इंटेलेक्चुअल राइट का जो है एक गुण है, एक प्राथमिक गुण है। मगर इस कानून का मूलभूत उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग विविधता है, जो वेराइटीज है प्लांट्स की, पौधों की, जो कृषकों के द्वारा या चाहे कोई संवर्धक हो, कोई ब्रीडर हो या कोई रिसर्चर हो, अगर उनके द्वारा अपने
कार्यकाल के दौरान अगर उन्होंने कोई ऐसी जो है नई प्रजाति, कोई ऐसी नई स्पीस या वेराइटी आप कह लीजिए, अगर उन्होंने उत्पन्न की है, तो उनके ऊपर उनका बौद्धिक अधिकार जो है वो बनता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। और उनका जो कॉमर्शियल जो एंगल है वो मात्र और मात्र कोई भी जो उसका इन्वेंटर हो, कोई भी उसका डेवलपर हो, उनके लिए ही होना चाहिए। अन्य कोई लोग उसका कॉमर्शियल उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन जो है इन सृजनहारों के, चाहे वो कृषक हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, इन तीन में से, तो इनको एक लीगल राइट प्रदान करने के लिए, एक मौलिक जो है बौद्धिक जो अधिकार है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, वो प्रदान करने के लिए, उसे एक लीगल बैकिंग देने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया है। वेराइटीज ऑफ प्लांट आइदर क्रिएटेड बाय फार्मर और ब्रीडर इन लैब, चाहे वो कृषक के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो अपनी जो है कृषि प्रवृत्ति में जुड़ा होता है, तब अगर उन्होंने कोई ऐसी वेराइटी उत्पन्न की है, या किसी भी संवर्धक ने जो कि अपने आप में संशोधक होता है और लेबोरेटरी में उन्होंने उत्पन्न की है, विच रिक्वायर्स ह्यूमन वर्क, ठीक है, जिसमें मानव श्रम लगता है, दूसरा मानव हस्तक्षेप लगता है, इंटरवेंशन यानी कि बौद्धिक इंटरवेंशन कैसे किया जाए, किस तरीके के करेंगे, किस तरीके से करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, इत्यादि चीजें। तो Therefore it requires protection। तो यहाँ मानव श्रम लगता है, ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि बौद्धिक संसाधन लगते हैं, तो इसीलिए ऐसी उत्पाद को, ऐसे प्रोडक्ट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है वो मिलने चाहिए। ठीक है, यह एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी है और इसमें ह्यूमन वर्क भी है। तो ऐसे यहाँ वेराइटीज ऑफ प्लांट को एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल राइट बनाने का प्रयास किया गया। द एक्ट इज फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ सच वेराइटीज दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, बोथ फार्मर्स एंड ब्रीडर्स। ठीक है, तो यहाँ ऐसी वेराइटीज पेड़ पौधों की जो कि कृषकों के द्वारा या अन्य कोई भी संवर्धक के द्वारा बनाई गई हो, जिसका सृजन किया गया हो, तो उन्हें यहाँ अपने आप में आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन मिलेगा, और वो इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ समझनी है। ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। अब हमें इसका बैकग्राउंड देखना है कि कैसे यह कानून पूर्ण रूप में आया, पूर्ण स्वरूप में विकसित हुआ। माइंड मैप के जरिए ही देखना है, एक एक मुद्दे को देखते चलेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि एक्ट वाज पास्ड टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ट्रिप्स। यस, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल, ट्रेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है पूरी सिस्टम, ठीक है, जो कि WTO की है। और WTO के जो सभ्य राष्ट्र है वे इनका हिस्सा है। TRIPS, an international agreement on WTO countries, also protect varieties either by patent or by sui generis mechanism। Yes, either by patent or sui generis। देखिए, sui generis यानी कि इंटरनेशनल लॉ। दो चीजें होती है, कोई भी सपोज आप लॉ ले लीजिए, तो एक लॉ नेशनल होता है, एक लॉ इंटरनेशनल होता है। तो यहाँ अगर कोई भी WTO का सभ्य राष्ट्र अगर ये चाहे कि भाई हमारे देश में अभी लॉ नहीं बनाना है, ठीक है, हमें लॉ नहीं बनाना है, इन दैट केस दे कैन ऑप्ट टू इंटरनेशनल मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड सुई जेनेरिस मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ भारत इंटरनेशनल यह ऑब्लिगेशन को, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को परिपूर्ण करने के लिए या तो वो राष्ट्रीय कानून बना सकता है, या तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद है जो है उसका सहारा लेके उसको अपने देश में इंप्लीमेंट करके चीज़ों को संभाल सकता है, चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ सुई जेनेरिस मैकेनिज्म की रही। इंडिया चूज द लेटर एंड देयरफॉर एनेक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट in year 2011। We enacted this particular act in our country in the year 2011। One of the major reasons behind this act was to protect small farmers based agricultural system and rights of farmers over their intellectual property। ठीक है, इसका एक मुख्य कारण यह था कि जो छोटे कृषक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, जो अपना कार्यकाल के दौरान ऐसी वेराइटीज को उत्पन्न करते हैं, मगर जो है पर्याप्त मात्रा में उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं होती जिनकी बदौलत उनके द्वारा जो संशोधन किया गया है, ठीक है, उनका आर्थिक फायदा उन्हें नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, या मिलता ही नहीं। तो इन दैट केस उनके अधिकारों को, उनके
इंटरेस्ट को बचाने के लिए यहाँ यह कानून लाया गया था। बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम एंड राइट्स ऑफ फार्मर्स ओवर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यस, कि भाई कोई भी कृषक हो, अगर उसने अपनी मेहनत से, अपने संशोधन से, अपने कार्य से अगर कोई ऐसी जो है विविधता पौधों की उत्पन्न की है या सृजन किया है, तो इन दैट केस उनका आईपीआर बनता है। वो जो है पूरा का पूरा जो बौद्धिक जो है संपदा है, पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, वो पूरी की पूरी इस फार्मर की है जिनके द्वारा उसका सृजन किया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे कृषकों के हितों को रक्षित करने के लिए यहाँ यह कानून बनाया गया था। ये इसका मुख्य कारण है। फार्मर्स राइट वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स एजेंडा 21 एंड बाई कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो प्रथम बार यहाँ कृषकों के अधिकारों का जिक्र यूनाइटेड नेशन के मंच पर हुआ था, और वो कॉन्फ्रेंस जो थी, जो सभा थी, वो पर्यावरण एवं विकास के ऊपर बेस्ड थी। वो जो थीम थी, उसका जो विषय था, वो था पर्यावरण एवं विकास, जो हमने देखा था पूर्व के लेक्चरों में, जहाँ हमने विविध पोल्यूशन एक्ट के बारे में बात की, जिनमें वाटर है, एयर है, एनवायरमेंट है। ठीक है, तो उन सब के ढांचे जो थे वे इंटरनेशनली थे, और उन सब के पीछे यहाँ यही कॉन्फ्रेंस का हाथ था, जो कि एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड थी, कि भाई किसे प्राधान्य दिया जाए, किसे जो है प्रेफरेंस दिया जाए, क्या एनवायरमेंट को प्रेफरेंस दिया जाए, क्या डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दिया जाए। तो उनके लिए यहाँ यह पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस थी, और जिनके तले फार्मर्स राइट्स सर्वप्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रिकॉग्नाइज किए गए, उनको मान्यता मिली। देन आफ्टर प्रेजेंट एक्ट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ फार्मर्स अलोंग विद द राइट ऑफ ब्रीडर्स। यस, प्रेजेंट एक्ट जो है वो अपने एम्बिट में ना केवल मात्र कृषकों को ही, मगर उसके साथ जो संवर्धक है, जो ब्रीडर्स है, उनको भी लेती है, उनके अधिकारों को भी पहचानती है, उनके अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करती है। अधिकार यानी कि यहाँ जो है बौद्धिक संपदा अधिकार की बात की जा रही है, आईपीआर की बात की जा रही है। अब ये बात रही इसके बैकग्राउंड की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स की जो है शुरुआत होगी, जिनके तले हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, जो कि 2 पन्नों में फैले हुए हैं। प्रथम बिंदु कहता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। यस, तो यहाँ सबसे प्रथम तो इस कानून को क्यों लाया गया, कि भाई एक इफेक्टिव सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाए, एक असरकारक तंत्र को प्रस्थापित किया जाए, जो अपने आप में प्लांट वेराइटीज, जो पौधों की विविधता है, उन्हें रक्षण प्रदान करे, उनके जो संशोधक है, उनके जो सर्जक है, उनके बौद्धिक जो है अधिकारों का रक्षण करें, उनके इंटेलेक्चुअल राइट्स का रक्षण करें। ठीक है, तो ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य था, चाहे वो कृषक हो, सर्जक, या चाहे वो ब्रीडर हो, संवर्धक हो, या चाहे वो संशोधक हो, एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। और इस तरीके से इनके हितों की रक्षा करके, इनके अधिकारों की, बौद्धिक अधिकारों की रक्षा करके वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जो है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि यस, अगर हमने कोई ऐसी नई वैरायटी डेवलप की तो उनके राइट्स जो है वो हमें मिलने पात्र है। उसके लिए एक कानूनी व्यवस्था भी आज पूरे हमारे जो है देश में मौजूद है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी है, और जिनकी बदौलत डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट उसको बूस्ट मिलेगा, उसको एक बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलेगा। फिर दूसरा उपबिंदु कहता है कि टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द फार्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन मेड एट एनी टाइम इन कंजर्विंग, इंप्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज। यस, यहाँ ये भी है, कोई कृषक जो है वो जब चाहे तब जो जेनेटिक रिसोर्सेज चाहिए नई वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वो यहाँ प्रदान करता है ये कृषक। ठीक है, कुछ जो है इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ नोंदनीय बात है, ये भी उनका एक योगदान ही है, उनका एक आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन ही है। Then to protect plant breeders' right to stimulate investment for research and development both in the public and private sector for the development of new plant varieties. Yes, तो यहाँ ये भी है फंड रेज करना। ठीक है, ये भी एक कानून का उद्देश्य है। जो ब्रीडर्स है, जो ऐसे छोटे कृषक है जो कि अपना अपने न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट डेवलप करने में लगे रहते हैं, उस दिशा में कार्य करते रहते हैं, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था करना। ठीक है, वो भी यहाँ इसका उद्देश्य है। उसके बाद टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री विल एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल टू द फार्मर्स। यस, तो यहाँ सीड जो पूरी कमोडिटी है,
ठीक है, जिनको बुना जाता है, फिर उसमें से जो है एक अंकुर आता है और फिर बाद में उसमें से एक पौधा डेवलप होता है एंड इवेंचुअली उसमें से फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीड जो पूरी कमोडिटी है उसको भी सरकार प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है कि भाई पर्याप्त मात्रा में बाजार में सीड उपलब्ध रहे, जिनकी बदौलत कृषकों को कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एंड लास्टली, टू अचीव एन aforementioned aforesaid objectives, it is necessary to undertake measures for the protection of rights to farmers and plant breeders. Yes, तो यहाँ उपयुक्त जो चर्चित सारे उद्देश्य थे उनको परिपूर्ण करने के लिए यहाँ यह कानून को लाया गया था, ताकि इस कानून से विविध पौधों की जो विविधता है, ठीक है, उन्हें पहले तो बचाया जाए, एवं जो कृषक एवं कृषकों के साथ आप कह सकते हो कि जो संवर्धक है, जो संशोधक है, उनके बौद्धिक अधिकारों को भी रक्षित किया जाए। तो इन द्वि उद्देश्य के साथ यहाँ यह कानून को लाया गया था। अब हमें इसके प्रमुख प्रावधान देखने हैं, ठीक है, जिनके तले यह कानून कैसे बना है और यह कानून की अन्य विगत जो है या माहिती जो है वो हमारे सामने आएगी। पहला बिंदु कहता है कि फर्स्टली द वेराइटीज आर डिफाइंड एज वेराइटी। ठीक है, जो विविधता है पौधों की, वेराइटीज है, उन्हें वेराइटी के नाम से परिभाषित किया गया है, विच मीन्स ए प्लांट ग्रुपिंग except for microorganism within a single botanical taxon of the lowest known rank which can be। ठीक है, तो यहाँ वैज्ञानिक रूप से नई जो है कुछ चीजें बताने का प्रयास किया है, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसी कोई तकनीक का उपयोग करके नई वेराइटीज को बनाने की बात की गई है। डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द गिवन जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ग्रुपिंग। यस, समझ लीजिए कोई एक ग्रुप का प्लांट है तो उसमें जो जीनोटाइप होंगे वो सिमिलर रहेंगे, मगर डिफरेंट जीनोटाइप के प्लांट का प्रोडक्शन ही अपने आप में यहाँ नई वेराइटी कहलाएगा, बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम द बंडल ऑफ प्लांट्स विच आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यह एक नई वेराइटी का है। दूसरा बिंदु, distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristic, and third, considered as a unit with regard to its suitability for being propagated, which remains unchanged after such propagation and includes the propagating material of such variety, extant variety, transgenic variety, farmers variety and essentially derived variety। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर यहाँ वैज्ञानिक भाषा में वैरायटी किसे कहता है वो समझने का प्रयास किया है। मगर सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कृषक या ब्रीडर अपने कार्यकाल में कोई भी अलग समूह के पौधे का सृजन करे, उसका कोई विकास करे अलग समूह के पौधे का जो मौजूद नहीं है, और उस पौधे में कुछ ऐसी लाक्षणिकताएं हैं, कुछ ऐसी जो है अलग लाक्षणिकताएं हैं, या आप कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वैसे पौधे को यहाँ अलग वेराइटी कहते हैं और उनके अधिकार यहाँ किसी भी सर्जन को मिलते हैं, सर्जन आहार को। अब टू अंडरस्टैंड सिंपली द वेराइटीज कैन डिफर आइदर इन फिजिकल अपीयरेंस और जेनेटिक स्ट्रक्चर। यस, जो वेराइटीज है वो दोनों तरीके से डिफरेंट हो सकती है, या तो फिजिकल फॉर्म में जो है देखने में, आउटलुक में, या जेनेटिक उसके फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल, वेराइटीज ऑफ रोसेस डिफर इन फिजिकल अपीयरेंस, while a high yielding variety of wheat should be genetic change. The act establishes an authority for the registration of new, distinct, stable variety created to have a national register of plant variety। ठीक है, तो यहाँ इस कानून का एक पहला उद्देश्य ये भी है कि भाई एक रजिस्ट्री, एक आप कह सकते हो कि नेशनल प्लांट वेराइटीज की रजिस्ट्री एक बनाना, ताकि सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनके हितों की रक्षा की जा सके, किसी के भी हितों का उल्लंघन ना हो। बेसिकली इसका यह यहाँ तात्पर्य है। फिर द टर्म न्यू मीन्स इट हैज नॉट बीन नोन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट इज नोवेल। डिस्टिंक्टिवनेस कैन बी आइदर फिजिकल और जेनेटिक इन कैरेक्टर। यस, डिस्टिंक्टिवनेस किसी भी किस्म की चलेगी, ठीक है, जो डिफरेंस है वो किसी भी किस्म का चलेगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आप कह सकते हो कि यहाँ जेनेटिक हो उसके स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल देखा कि भाई अगर रोज़ देखे तो रोज़ की जो अलग अलग वेराइटीज़ होती है उसमें फिजिकल हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, मगर अगर सीरियल की बात करें, उसमें भी व्हीट की बात करें, जो है गेहूं की, तो अगर कोई गेहूं की ऐसी वेराइटी, कोई विविधता है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, ज़्यादा उत्पाद दे रही है, तो 100% वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी, यानी कि जेनेटिक चेंज होगा उसमें।
ठीक है, तो ये यहाँ बताने का प्रयास किया है और कहा है कि भाई न्यू वेराइटी मीन्स क्या कि भाई ऐसी वेराइटी की जो नोवेल हो, पूरे विश्व के लिए नहीं हो, कहीं पर भी परिचित नहीं हो और जो है वे फिजिकल या जेनेटिक रूप से अलग हो सकती है, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है. Then uniformity would mean that the variety would be the same no matter how many seeds are planted. Yes, uniformity का क्या मतलब है कि भाई यह तो पहले जैसी प्रजाति जैसा ही इसका पूरा का पूरा जो है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए चाहे वो जेनेटिक स्ट्रक्चर कह लीजिए, मगर इट शुड बी न्यू. ठीक है, तो नई वेराइटीज कहलाएगी और उसमें रजिस्टर की जा सकती है. फिर स्टेबिलिटी वुड मीन दैट द कैरेक्टर वुड बी रेप्लिकेटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड फर्दर ऑन. ये स्टेबिलिटी कि इट शुड बी रेप्लिकेटेड. ठीक है, अगर आपने या कोई किसी भी कृषक ने किसी भी ब्रीडर ने नई वैरायटी बनाई मगर उसका रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, उसकी जेरोक्स कॉपियां नहीं हो रही है, तो वो नहीं चलेगा. वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ चाहिए. ठीक है, किसी भी नई वैरायटी को एलिजिबल बनने के लिए यहाँ उसमें स्टेबिलिटी होनी जरूरी है. इट शुड बी रेप्लिकेटेड. Any person who can register farmer's variety, extant variety or an essential derived variety. Yes, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में इन 3 चीजों में से किसी भी नई वैरायटी को पंजीकृत करवा सकता है. All of these are exceptionally defined in the act. और ये सारी किस्म की वैरायटीज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ परिभाषित की गई है. Then the application can be made by the breeder, successor of the breeder, legal representative of the breeder, farmer and successor, or legal representative of the farmer, or a university or a publicly funded agricultural research institution. Yes, so these are the identities which can actually make application, ठीक है, for new varieties of plant, for the registration of new varieties of plant. Every application will be first submitted in the prescribed form and then examined and then published in the National Gazette, and if there is any objection, those are invited and heard. So this is the procedural information. ठीक है, किस तरीके से एप्लीकेशन की जाएगी, फिर उसकी क्या प्रोसीजर होगी, किस तरीके से भारत के राज्यपत्र में वो सारी बातें छपेगी. अगर किसी को आपत्ति है तो उनकी बात को भी सुना जाएगा और फिर बाद में फैसला लिया जाएगा. तो दिस इज सम प्रोसीजरल information. The applicant is also given a chance to refute the objection. If at the hearing the registered is convinced, then he or she grants the application. If not, then the application is rejected and the applicant has an option to appeal to the appellate authority. Yes, अगर रजिस्टर जो है वो संतुष्ट हुआ तो एप्लीकेशन जो है ओके कर देंगे, उसको रीजन दे देंगे. मगर अगर वे संतुष्ट नहीं हुए तो इन दैट केस वे डिनाई कर सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट ऐसे में ही कैन अपील टू द appropriate appellate authority. फिर in case of no objection or an objection, application duly heard and ruled upon negatively, the application is then granted a certificate of registration. Yes, तो यहाँ in case of no objection or an objection, ठीक है, अगर वो स्टेज खत्म हो जाए, चाहे ऑब्जेक्शन नहीं था तो कोई बात नहीं, मगर अगर था तो वो भी सुलझ गया और रजिस्टर एक बार राजी हो गया, तो इन दैट केस the applicant is then granted a certificate of registration. तो यहाँ एप्लीकेंट को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा अपनी वैरायटी के पंजीकरण का. ठीक है, तो यहाँ किसी भी व्यक्ति की जो विविध जो वैरायटी है पौधों की वो रजिस्टर हो गई ऐसा माना जाएगा. द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इश्यूड शैल बी वैलिड फॉर 9 years in the case of the tree and vines and 6 years in the case of other crops. ठीक है, तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है 9 years, एक है 6 years. यहाँ ट्रीज एंड वाइन्स और यहाँ अदर्स के लिए यह प्रमाण पत्र 6 वर्ष तक वाजिद है और यहाँ वाइन्स एंड ट्रीज के लिए 9 वर्ष तक. एंड मे बी रिव्यूड and renewed for the remaining period on payment of such fees as may be fixed by the rules made in this behalf, subject to the condition that the total period of validity shall not exceed, first, in case of trees and vines, 18 years from the date and registration of the variety. Second, in case of extant variety, 15 years from the date of notification of the variety by the central government under section 5 of the Seeds Act 1966. And third, in other case, 15 years from the date of registration of the variety. ठीक है, तो यह टोटल पीरियड ऑफ वैलिडिटी है और ये किसी भी केस में यहाँ जो प्रिस्क्राइब्ड है इससे बढ़नी नहीं चाहिए. 3 अलग अलग
उपविभागों में इसको विभाजित किया गया है, जिनमें ट्रीज एंड वाइन्स के लिए एक अलग है, जिनमें 18 वर्ष है। फिर एक्सटेंट वैरायटी के लिए यहाँ 15 ईयर्स है, एंड इन अदर केसेस 15 ईयर्स का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर ये प्रोटेक्शन की बात है, और फिर बाद में फिर से रिव्यू और रिन्यू इसे किया जा सकता है, उसके भी प्रावधान है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सच रजिस्ट्रेशन कन्फर्स सर्टेन राइट्स। देखिए, अब महत्वपूर्ण चीजें यहाँ ये है कि यह कानून के प्रावधानों में, यह कानून में ही अपने आप में कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनके अधिकारों की चर्चा की गई है कि वे अगर ब्रीडर है तो उनके क्या अधिकार होंगे, अगर फार्मर है तो उनके क्या होंगे, और अगर रिसर्चर है तो उनके क्या होंगे, जिनको अब हमें देखना है। सबसे प्रथम उनमें ब्रीडर्स राइट है। फॉर ब्रीडर्स द राइट्स आर एन एक्सक्लूसिव राइट ऑन द ब्रीडर और हिज सक्सेसर, हिज एजेंट और लाइसेंस टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द वेराइटी। यस, कॉमर्शियल जो है उसका फायदा यहाँ ब्रीडर को मिल सकता है। ब्रीडर में ऑथोराइज एनी पर्सन टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट एंड अदरवाइज डील विद द वेराइटी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशंस एंड कंडीशन as may be specified by the regulation. Yes, so according to laid procedure, laid regulations, any breeder just can give license to any person he want. ठीक है, जिसके तहत अब वो व्यक्ति जो है जिसे लाइसेंस मिला है वो इस रजिस्टर्ड प्लांट वेराइटी को सेल कर सकता है, उसे प्रोड्यूस कर सकता है, उसे इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये अपने आप में कॉमर्शियल राइट्स यहाँ उनके आप कह सकते हो कि आरक्षित हुए, रिजर्व हुए इस कानून से। ठीक है, इस कानून के पहले इनको कोई अपने वैरायटी के लिए कोई ऐसे राइट्स नहीं मिलते थे, मगर यहाँ अब उनको बौद्धिक संपदा के अधिकार मिलने लगे हैं। यह बात रही ब्रीडर्स की, जो कि संवर्धक होते हैं। फिर फार्मर्स राइट, जो कृषक है जिनके द्वारा ऐसी वैरायटियों का निर्माण किया जाता है, उनके भी कुछ अधिकार है, जो कहते हैं कि ए फार्मर हु has bred or developed a new variety shall be entitled to register and other protection in like manner as the breeder of the variety under this act. Yes, अगर किसी कृषक ने नई वेराइटीज एस्टेब्लिश की है तो उन्हें यहाँ ब्रीडर को जो अधिकार मिल रहा है वही अधिकार यहाँ कृषक को मिलने पात्र है। The farmer's variety shall be entitled to register in the application contains declaration as specified in clause H of subsection 1 of section 18. A farmer who is engaged in the conservation of genetic resource of land races and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation shall be entitled in prescribed manner for recognition and reward of gene fund. ठीक है, तो जो कृषक जीन के साथ जुड़े हुए हैं, जेनेटिक जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट वेराइटीज का या प्लांट्स का, अगर उसमें कोई टेम्परिंग कर रहे हैं या उसमें कोई फेरफार करके नई वेराइटीज को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, टेम्परिंग तो नहीं कर सकते मगर उसमें कोई एक कंस्ट्रक्टिव जो है कोई एक फेरफार कर रहा है, तो इन दैट केस उनको भी यहाँ हक जो है वह मिलने पात्र है। एंड लास्टली, ए फार्मर शैल बी डीम्ड टू बी एंटाइटल्ड टू सेव, यूज, सो, रिसो, एक्सचेंज, share or sell his farm produce including seed of a variety protected under this act in the same manner as he or she was entitled before the act came into force. ठीक है, तो यहाँ फार्मर्स के अधिकारों को भी पहले तो उनको पहचाना गया, फिर उनमें से जो ऐसा संवर्धन कर रहे हैं वो संवर्धन करके अलग अलग विविध प्रकारों के पौधों का सर्जन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ ब्रीडर्स को जो राइट्स मिल रहे हैं वही राइट्स उनको मिलने पात्र है। साथ ही में जो जीन साइंस के साथ जुड़े हुए कृषक है उनको भी यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है और उनको भी प्रोटेक्शन के प्रावधान दिए गए हैं। तो अपने आप में यह एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक्ट है। साथ ही यहाँ अब रिसर्चर्स राइट्स की बात की गई है, जिनमें द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स राइट फॉर रिसर्चर्स एज एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइडेड टू द ब्रीडर्स एंड द फार्मर्स। दिस राइट्स आर द यूज ऑफ एनी वेराइटी रजिस्टर्ड इन दिस एक्ट बाई एनी पर्सन यूजिंग सच वेराइटी फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। यस, तो ये अपने आप में ब्रीडर्स और फार्मर्स के जो हक है उनसे एक स्टेप ऊपर का हक है, क्योंकि यहाँ जो फार्मर्स के द्वारा जो रजिस्टर्ड वेराइटीज़ है, जो ब्रीडर्स के द्वारा रजिस्टर्ड वेराइटीज़ है, ये उनका उपयोग कर सकते हैं अपने संशोधन के लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपने स्टडी के लिए। द यूज ऑफ द वेराइटी बाई एनी पर्सन एज एन इनिशियल सोर्स ऑफ वेराइटी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अदर varieties, provided that the authorization of the breeder of the registered variety is required where the repeated use of such variety as an parental line is necessary for commercial production of such other newly developed variety. Yes, मगर यहाँ इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई यस, ये जो छूट मिली हुई है
ये जो लिबरलाइज्ड नेचर है वो मात्र और मात्र रिसर्चर्स के लिए ही है, और रिसर्चर्स के लिए भी मात्र और मात्र रिसर्च तक ही सीमित है। अगर उनका कॉमर्शियल उपयोग करना है कोई से भी रिसर्चर्स को, या कोई भी संशोधक को उसका रिपीटेटिव उपयोग करना है, बारंबार उसका उपयोग करना है, तो इन दैट केस उनको ब्रीडर्स से स्पेशल परमिशन लेनी चाहिए। विदाउट द कंसर्न ऑफ ब्रीडर और फार्मर जस्ट दे कैन नॉट डील। फर्दर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल जीन फंड। यस, यहाँ नेशनल जीन फंड का भी जो है उल्लेख है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और नेशनल जीन फंड होने चाहिए ताकि वेराइटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। To distribute the profit earned from the propagation of new variety and ensure that any benefits is shared by the farmer or breeder. The act also provides certain circumstances wherein the registration can be revoked if, ठीक है, तो these are some circumstances कि कब रजिस्ट्रेशन जो है वो जो है खत्म हो सके, कब उसे रद्द किया जा सके, जिनमें एक है फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बाय एप्लीकेंट, दूसरा जिसको सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो लेने के लिए इनएलिजिबल है। द ब्रीडर डिड नॉट प्रोवाइड द रजिस्टर विद सच इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंटेशन है अगर वो परिपूर्ण ना हो तो इन दैट केस यह जो राइट्स है वो रिवोक किए जा सकते हैं। इट नीड नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी सीड्स और प्रोपोगेटिंग मटेरियल टू द पर्सन टू whom a compulsory license has been issued. Yes, compulsory license जिसको इश्यू हुआ है, जो रिसर्चर है, अगर उनको ये अपनी चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो इन दैट केस उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, इनका राइट रद्द हो सकता है। द ब्रीडर हैज़ नॉट कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो ब्रीडर है या जो फार्मर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बनाती है इस कानून के तहत, अगर उनका पालन नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा तो भी यहाँ ऐसे एक्शंस, ऐसे कदम उठ सकते हैं। एंड लास्टली द ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यस, किसी व्यक्ति को जो है इसके प्रमाण पत्र का जो है प्रमाण पत्र देना अपने आप में राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो ऐसे में ये बहुत ही रेयर है, मगर ऐसे में यहाँ जो राइट्स है, चाहे वो ब्रीडर के हो चाहे वो फार्मर्स के हो, इन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है, खत्म या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमें यहाँ इस कानून के पक्ष और प्रतिपक्ष के बारे में देखना है। सबसे प्रथम प्रतिपक्ष यानी कि आलोचना, क्रिटिसिज्म के बारे में देखेंगे, फिर बाद में इसका पक्ष लेंगे। क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक बिंदु है जिनमें कहा गया है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट formal intellectual property rights conferred to the farmers variety has proved to be very little incentive for promotion and sustenance of traditional breeding practices by farming community. Yes, ये इस कानून को इफेक्टिव नहीं मानता। ये जो आलोचकों का समूह है, आलोचक वर्ग है, वो इस कानून को इफेक्टिव नहीं मानता। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो राइट्स देने की व्यवस्था इस कानून ने जो प्रस्तावित की है वो दरअसल कृषकों के लिए बहुत ही कम इंस्पायरेशन है, या कम आप कह सकते हो कि यहाँ जो वर्ड का यूज़ किया हुआ है इट इज़ अ वेरी लिटिल इंसेंटिव। ठीक है, बहुत ही कम मोटिवेशन है फार्मर्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नई वेराइटीज़ को आप कह सकते हो कि उसको विकसित करने के लिए दौड़े। ठीक है, तो ये एकमात्र इसकी आलोचना है। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कानून है। यहाँ इसके पक्ष की चर्चा की गई है। दो बिंदु है। प्रथम बिंदु कहता है कि एक्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग फार्मर्स एंड वेराइटीज दैट दे हैव क्रिएटेड इन देयर फार्म। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा इसका महत्व है। इसने जो स्टेक होल्डर्स थे, ठीक है, उनके हितों की रक्षा करी, उनके अधिकारों की रक्षा करी। वेराइटीज ऑफ प्लांट को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दर्जा मिला और उनके सर्जनकर्ता को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले। तो ये एक सबसे बड़ा इसका महत्व है। एंड दूसरा, डाइवर्सिटीज ऑफ द varieties found in India also need conservation and this act is a way to do that. Yes, जो यहाँ विविधता मिल रही है या जिसके ऊपर संशोधन चल रहा है, जो नई नई उत्पन्न होंगी भविष्य में, उनको एक कंजर्वेशन चाहिए, उनको एक रक्षण चाहिए। तो यहाँ यह कानून वो भी करेगा। तो कुल मिलाकर ये कानून अपने आप में कंस्ट्रक्टिव है भारत के लिए, भारत के जो है पौधों की विविधता के लिए एवं उनके सर्जनहार के लिए। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। यह पूरे उपाख्यान में हमने इस कानून का एक 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू लिया। साथ ही आप तो ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर अन्य प्लेलिस्ट के साथ जो है आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहां से उन उपाख्यानों के साथ आप आपकी संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टैटिक तत्वों का जो है आप कह सकते हो कि एक बेंच है
जो आपको बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले दिन अगले एक उपाख्यान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।